हम्म। डेविड ईस्टन ये कहते हैं कि किसी समाज में दबाव समूह होते हैं, प्रेशर ग्रुप्स होते हैं। इनको मैं पीजी से डिनोट करता हूँ। ये दबाव समूह क्या करते हैं, लोगों की जो मांगे हैं, डिमांड्स हैं। जैसे दबाव समूह को कहते हैं, राजनीतिक दल एक दबाव समूह है, ये कह सकते हैं। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके थ्रू लोगों की मांगे जनरेट होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू वो आगे बढ़ती हैं। इसके बाद राज्य उन मांगों को कंसेप्चुलाइज कर लेता है। वो मांगे राज्य के पास पहुंचती हैं दबाव समूहों के माध्यम से। अब अलग अलग दबाव समूह होंगे, केवल एक ही कोई प्रेशर ग्रुप नहीं होगा, कई होंगे। राज्य इन सभी दबाव समूह की मांगों को आपस में कंपैरेटिव स्टडी उनकी करता है, और राज्य के लिए जो सही है उसको ये करता है कि राज्य इन मांगों को कंसेप्चुलाइज करता है, और बाद में ये मांगे कानून के रूप में प्रस्तुत हो जाती हैं या विधि के रूप में प्रस्तुत हो जाती हैं। राज्य इनको विधि के रूप में मान्यता दे देता है। फिर से ये, इस विधि में फिर से कोई बदलाव अगर लाने की प्रक्रिया है तो लोग फिर से मांग करते हैं। यहाँ पे मांग लिखते हैं, डिमांड। लोगों की तरफ से फिर से मांग आती है, और फिर से जो दबाव समूह है उसे मांग को चैनलाइज करते हैं, राज्य तक पहुंचती है। इस तरीके से एक प्रक्रिया बनी रहती है। तो यहां से भी हम लोगों को पता चल रहा है डेविड ईस्टन के मॉडल से कि जो राज्य है वो क्या करता है, केवल मांगों को कंसेप्चुलाइज करके, लोगों की डिमांड्स को कंसेप्चुलाइज करके उसे कानून के रूप में प्रतिस्थापित करने का काम करता है। इसलिए विधि केवल राज्य से ही संबंधित नहीं है, बल्कि राज्य में के बहुत सारे जो एस्पेक्ट हैं वो विधि में शामिल होते हैं, या समाज के बहुत सारे एस्पेक्ट विधि में शामिल होते हैं। तो ये तो केवल एक छोटी सी डेफिनेशन हम लोग मानेंगे विधि की, कि ये राज्य का आदेश है या राज्य के द्वारा बनाए गए नियम है। ये केवल एक उसकी माइन्यूट सी डेफिनेशन है। एक शॉर्ट, एक व्यू में उसे हम लोग देख सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग उसे एक ब्रॉड या इलाबोरेट व्यू में देखें तब वो उससे कहीं अधिक है। तो लिखेंगे इस बात को, औपचारिक दृष्टि से, औपचारिक दृष्टि से माना जाए औपचारिक दृष्टि से माना जाए तो राज्य वे नियम है, राज्य, सॉरी, औपचारिक दृष्टि से माना जाए तो विधि वे नियम है जिन्हें राज्य मान्यता देता है, जिन्हें राज्य मान्यता देता है। इफ कंसीडर्ड, if considered formally, laws are the rules, laws are the rules which has been formed and elaborated by, formed and elaborated by state, formed and elaborated by state। परंतु विशिष्ट स्तर पर देखने पर, परंतु विशिष्ट स्तर पर देखने पर विधि इससे कहीं बढ़कर है, विधि इससे कहीं बढ़कर है। बट इफ वी डिफाइन इट truly, but if we define it truly, then law is more than that, then law is more than that। ठीक है, इसमें अगले पॉइंट से लिखना, एक विचारक का नाम भी लिखेंगे जो इस बात को बहुत फेवर करते हैं। आर एम मैकाइवर के अनुसार, आर एम मैकाइवर ये समाजशास्त्र के एक बहुत बड़े विद्वान हुए, सोशियोलॉजी के। उनका यहाँ पे मैं उदाहरण लेता हूँ। आर एम मैकाइवर के अनुसार समाज में, आर एम मैकाइवर के अनुसार समाज में नियम
समाज में नियम राज्य के उत्पन्न होने से भी पहले थे। समाज में नियम राज्य के उत्पन्न होने से भी पहले थे। अकॉर्डिंग टू R.M. मैकाइवर, the rules were prevailed in society. The rules were prevail in society before the evolution of a state. उन्होंने माना कि समाज के जिन नियमों को राज्य लिखित रूप में मान्यता दे देता है, वे विधि की कोटि में आते हैं। He considered that those rules which prescribed by state in written form known as laws. अब मुझे ये बताइए आप, जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं यहाँ पर, विवाह एक संस्था है, मैरिज इज एन इंस्टीट्यूशन, हाँ या नहीं? जी सर। एक संस्था है, कुछ नियमों के ऊपर निर्भर करती है। जी सर। क्या विवाह की जो संस्था है वो राज्य ने बनाई? नहीं सर, समाज ने बनाई है। समाज ने बनाई। विवाह की जो संस्था के नियम हैं वो किसने बनाए, समाज ने या राज्य ने? समाज ने। समाज ने। लेकिन जो पर्सनल लॉज हैं, जो व्यक्तिगत कानून हैं, जिसके अंतर्गत विवाह के नियम भी शामिल हैं, या व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों को, जिन नियमों में व्यक्ति के पारस्परिक संबंधों को जिन नियमों के माध्यम से मान्यता राज्य के द्वारा दे दी गई, उनको हम पर्सनल लॉज कहते हैं। इसमें वो विवाह या विच्छेद से संबंधित नियम है, व्यक्तिगत नियम है, जिनको राज्य मान्यता दे देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले तो विवाह से संबंधित नियम बने होंगे और उसके बाद राज्य ने उन्हें मान्यता दी होगी। जी सर। मोरल ऑफ द स्टोरी कि पहले समाज के नियम आते हैं और बाद में राज्य उन्हें मान्यता देता है। ये मैंने आपको विवाह की संस्था के संदर्भ में समझाया। सर जी सर, ये सालमन की थ्योरी को फॉलो करता है ये वाला रूल? हाँ, सालमंड की थ्योरी को फॉलो करता है ये, बिल्कुल बिल्कुल वहीं से आती है ये बात, है ना। और इवन हॉलैंड की जो बुक है एलिमेंट ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, उसमें भी उन्होंने यही बात की है। हॉलैंड ने अपनी किताब में एलिमेंट्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस में भी उन्होंने यही बात कही है। तो इस बात को चाहे तो आप लिख सकते हैं, उदाहरण लिखवा दूं ये, बताइए यहाँ पे। R.M. मैकाइवर का एग्जाम्पल है ये, याद रहेगा फिर। तो आप इसमें लिख लीजिए, जैसे विवाह की संस्था एवं विवाह के नियम, समाज द्वारा निर्धारित किए गए, एज एग्जाम्पल में लिख लीजिए, एज द रूल्स एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, ऐसा लिखिए, द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज एंड इट्स रूल, मैं गलत बोल रहा था,
the institution of marriage and its rule was defined by society, and later they accepted by state, तथा बाद में वे राज्य द्वारा स्वीकृत हुए, and so now they are in the form of personal laws, तथा अब वे व्यक्तिगत, पर्सनल लॉ को क्या कहते हैं हिंदी में? पर्सनल को हिंदी में क्या कहते हैं? नीति। अरे लॉ वाले बता दो, आप लोग तो बिल्कुल शांत बैठे रहते हो। पर्सनल लॉज, व्यक्तिगत पर्सनल लॉज को व्यक्तिगत विधि, यही नाम है उसका। यस यस। तो लिखो फिर। व्यक्तिगत कानून। हाँ, कानून को विधि कह सकते हैं, व्यक्तिगत विधि के अंतर्गत आ जाते हैं, है ना, व्यक्तिगत विधि के अंतर्गत आ जाते हैं। एंड नाउ दे आर, अच्छा वो मैंने अंग्रेजी में बोल दिया था, व्यक्तिगत विधि के अंतर्गत आ जाते हैं। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि रीति रिवाज जो समाज के हैं वो भी, क्योंकि रीति रिवाज एक नियम के रूप में है, एक आदर्श की प्राप्ति के लिए रीति रिवाज बनाए जाते हैं। रीति रिवाज जनरली नियमों का एक समूह है, इट इज अ बंच ऑफ रूल्स, इन्हीं को हम लोग रीति रिवाज के नाम से जानते हैं। तो जो रीति रिवाज हैं समाज के, इसका मतलब वो भी कानून का एक स्रोत होते हैं। हॉलैंड ने अपनी किताब में द एलिमेंट्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस में इसीलिए रीति रिवाजों को भी कानून का एक स्रोत माना, और कानून के या विधि के उन्होंने 6 आधार तय किए, 6 स्रोत बताए। आज तक कानून के विधि के ये 6 स्रोत ही मान्यता प्राप्त है, ये 6 स्रोत ही माने जाते हैं। तो लिखेंगे अगले पॉइंट में, उपरोक्त संदर्भ में ही न्यायशास्त्री हॉलैंड ने अपनी पुस्तक एलिमेंट्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस में विधि के 6 स्रोत बताए, एंड इन द अबव कॉन्टेक्स्ट लिखिए, एंड इन द अबव कॉन्टेक्स्ट हॉलैंड in his book एलिमेंट्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, ये लॉ में आई थी किताब, पूछी गई है ये पेपर में, जुडिशरी के पीसीएस जेई में प्रीलिमिनरी में। एलिमेंट्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस told 6 aspect of laws, ये 6 sources of laws। पहला रीति रिवाज, सबसे पहला रखते हैं ये रीति रिवाजों को, इसीलिए रीति रिवाज, कस्टम्स, ठीक है। रीति रिवाजों की परिभाषा लिखवाऊं या चल जाएगा काम? रीति रिवाज क्या होते हैं ये बताओ। सर लिखवा दीजिए। नहीं, वो तो मैं लिखवा ही दूंगा, लेकिन रीति रिवाज क्या होते हैं देखो, चलो खैर ये लिख लो परिभाषा इसकी। सामान्यतः रीति रिवाज सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत वे नियम हैं
जो कि समाज में उच्च आदर्शों की प्राप्ति के लिए, जो कि समाज में उच्च आदर्शों की प्राप्ति के लिए बनाए जाते हैं, उच्च आदर्शों की प्राप्ति के लिए बनाए जाते हैं। कस्टम्स आर दोज रूल्स ऑफ द सोसाइटी, customs are those rules of the society which is being formed to achieve the moral values in society, the moral values in society। आपसे कोई कहे कि रीति रिवाजों का पालन क्यों करना चाहिए, जैसे कुछ लोग ना रूढ़िवादी कह के मजाक उड़ाते हैं उन लोगों का जो लोग अपने कस्टम्स को फॉलो करते हैं या उनका पालन करते हैं। तो यहाँ पर उन्हें यही समझाने की जरूरत है कि ये जो रीति रिवाज हैं, ये हो सकता है पुराने समय से चले आ रहे हों, पुरानी मान्यताएं हों, लेकिन इन पुरानी मान्यताओं के पीछे जो आदर्श छुपा हुआ है उसे जानने की जरूरत है। उसी के आधार पर समाज बना है, और अगर ये मान्यताएं खराब होती या गलत होती तो समय के साथ नष्ट हो जाती। रीति रिवाज आज भी उसी तरीके से चल रहे हैं, चाहे वो 1000 साल पहले बने थे या और 10,000 साल पहले बने थे। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ सत्य का अंश जरूर होगा, है ना। तो रीति रिवाज इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए वो उन्हें समाज द्वारा, व्यक्ति द्वारा मान्यता दी जानी चाहिए या फॉलो किया जाना चाहिए, क्योंकि उनमें सत्य का अंश होता है। अगले पॉइंट से या इसी में आप कंटिन्यूएशन में लिखना, सामान्यतः राज्य इन रीति रिवाजों को मान्यता देता है, इन रीति रिवाजों को मान्यता देता है तथा इनका उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान भी करता है। जनरली द स्टेट कंसीडर या ऑथेंटिकेट, आप इसमें लिखना, जनरली द स्टेट ऑथेंटिकेट these customs and also punish when they breached out, जैसे विवाह में ही, तो अगर विवाह विच्छेद हो, डाइवोर्स हो, तो फिर उसमें क्षतिपूर्ति का नियम है, क्षतिपूर्ति के नियम के द्वारा उसे समाप्त कर लिया जाता है। तो एक रीति रिवाज है, दंड के माध्यम से वो समाप्त कर लिया गया, या एक उसमें नई चीज हुई। चलो, ये तो एक मैंने उदाहरण लिया समाज में भारत के लेवल पे, जहां पर समाज के जो नियम है उन्हें विधि के रूप में कंसीडर कर लेते हैं। हमारे यहाँ लिखित संविधान है, विधि लिखित रूप में है, लेकिन इंग्लैंड में जहां पर लिखित संविधान नहीं है, वहां पर जो संसद कहे वही संविधान है, इसलिए संसद द्वारा फॉलो की जाने वाली जो परिपाटियां हैं, ट्रेडिशंस हैं, वो भी कानून के बराबर हैं, कानून के बराबर हो गए, उनको कानून के बराबर मान्यता प्राप्त है। इसीलिए इंग्लैंड की जो कॉमन लॉ है, इंग्लैंड में कॉमन लॉ है, सामान्य विधि, जो कि वहां के सामाजिक नियमों को ऑथेंटिकेशन देती है। न केवल सामाजिक नियमों को ऑथेंटिकेशन देती है, सोसाइटी के रूल्स को, यानी उसमें पर्सनल लॉज भी आ जाते हैं, बल्कि वो समाज के चलाने की जो प्रक्रिया है उसको भी मान्यता प्रदान करती है। ठीक है, तो राज्य ने उसे भी स्वीकार किया है, कॉमन लॉ को, कॉमन रूल्स को कॉमन लॉ के रूप में माना है। तो ऐसे देशों में जहां पर लिखित संविधान नहीं है, लिखित संविधान है, वो समाज की
चलने की प्रक्रिया, उसके नियम, उनको भी विधि के रूप में मान्यता दे देते हैं, दे दी जाती है। तो आप इसमें अगले पॉइंट में लिख लीजिए, जैसे इसमें ऐसा लिख लीजिए, जैसे इंग्लैंड में, एक और उदाहरण लिख लीजिए, जैसे इंग्लैंड में कॉमन विधि या सामान्य विधि या लोक विधि, लोक विधि लिखिए, लोक विधि के अंतर्गत, लोक विधि के अंतर्गत समाज के विभिन्न रीति रिवाजों एवं परिपाटियों को शामिल कर लिया गया है, एवं परिपाटियों को शामिल कर लिया गया है। एज इन इंग्लैंड, various traditions and customs, various traditions and custom are the part of common law, are the part of common law। ठीक है, ये बात समझ में आई? हॉलैंड ने ये बात अपनी कही। हॉलैंड ने तो केवल एक बात कही, मैंने आपको ये उदाहरण अपनी तरफ से दो तरीके के दे दिए, दो अलग अलग व्यवस्थाओं के दे दिए, जहां पर संविधान है, जहां पर संविधान नहीं है। दोनों ही जगहों पर पर्याप्त मान्यता दे दी जाती है या दी गई है। हॉलैंड ने एक दूसरा इसका आधार बताया, धर्म। तो दूसरा लिखिए, रिलीजन या धर्म। मुझे ये बताइए, रीति रिवाज फॉलो करने इसलिए आवश्यक हैं क्योंकि वे समाज में कुछ मूल्यों, कुछ आदर्शों को जन्म देते हैं या उन्हें मजबूत करते हैं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि लोग उन्हें ना माने, उन नीति नियम, रीति रिवाजों को ना माने, क्योंकि कुछ लोग जनरली, मैंने जैसा कि आपको बताया, वैसे तो लोग बाय बर्थ, वो बाय नेचर वो अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ लोग, उनमें बुराई का भी अंश होता है। मान लीजिए कोई स्टेरियोटाइप आदमी है, वो उन रीति रिवाजों को तोड़ने लगे, तो क्या किया जाए? एक तरीका तो यह है कि राज्य उसे दंड दे। लेकिन कभी कभी लोग ऐसा भी होते हैं कि वो भौतिक दंड से नहीं डरते, फिजिकल पनिशमेंट से वो नहीं डरते। तब क्या जरूरत, तब क्या किया जाए? तब उन्हें आध्यात्मिक भय दिखाना चाहिए, मेटाफिजिकल एक डर उनके मन में आना चाहिए। और वो मेटाफिजिकल डर क्या है? वो उन्हें ईश्वर का भय दिखाना चाहिए कि अगर आपने इन नियमों को नहीं माना तो ईश्वर तुम्हें दंड देगा। अब आदमी के दंड से तो आदमी झेल लेगा, लेकिन ईश्वर के दंड को कैसे झेले? उसके दिमाग में ये बात आ जाती है। जब ईश्वर के दंड की बात आती है, तब धर्म से चीजें जुड़ जाती हैं। इसीलिए हमेशा समाजों में रीति रिवाजों को धर्म से जोड़ा गया। रीति रिवाजों की उत्पत्ति होती है धर्म से, इसलिए कस्टम्स हमेशा रिलीजन के द्वारा उनको ऑथेंटिकेशन दी जाती है। अगर आपने रीति रिवाजों को धर्म से नहीं जोड़ा या आध्यात्म से नहीं जोड़ा या ईश्वरीय मान्यताओं से नहीं जोड़ा, तब लोग उसे फॉलो नहीं करेंगे। लोग उसे फॉलो तभी करेंगे, क्योंकि इंसान के लिए सबसे बड़ा भय ईश्वर का है। लोग उसे तभी फॉलो करेंगे जब ईश्वरीय कॉन्टेक्स्ट में उसे जोड़ दिया जाए। तो इसीलिए रीति रिवाज धर्म से उत्पन्न होते हैं सामान्य। क्लियर है ये बात? जी सर। पर्सनल लॉज की उत्पत्ति कहां से हुई? इसीलिए धार्मिक ग्रंथों से हुई या नहीं हुई है, बताइए। जी सर। तो आप इसमें लिख लीजिए,
अगले पॉइंट में धर्म या रिलीजन इसमें लिखना। सामान्यतः रीति रिवाजों को मान्यताएं सामान्यतः रीति रिवाजों को नैतिक मान्यताएं धर्म से प्राप्त होती हैं। जनरली द कस्टम्स गॉड their moral authentication from the religion क्योंकि ईश्वरीय भय मानवीय भय से अधिक मजबूत है या मानवीय भय से अधिक शक्तिशाली है। इसलिए रीति रिवाज चिरकालिक स्तर पर बने हुए हैं एज द फियर ऑफ गॉड is more powerful than the fear of society. That's because of it these customs prevail till yet. ठीक है, नहीं तो समाप्त हो जाते। रीति रिवाज क्यों अभी तक चल रहे हैं? क्योंकि इनमें धर्म का पुट है, ईश्वरीय भय है, ईश्वरीय मान्यताएं हैं, है ना। इसी कारण धर्म भी विधि का स्रोत माना गया है। एंड सो religion is also considered a source of law. ठीक है, तीसरा लिखिए अभी इसमें। वैज्ञानिक टीकाएं लिख लीजिए, टीकाएं या कमेंट्रीज। जनरली अंग्रेजी में तो इसे कमेंट्री कहते हैं, लेकिन कुछ किताबें, मतलब किताबें माने टीकाएं होती हैं, वो कमेंट्रीज होती हैं, तो आप टीकाएं वर्ड ही सही है हिंदी में। वैज्ञानिक टीकाएं, साइंटिफिक कमेंट्रीज, ठीक है। देखो, समय के हिसाब से बहुत सारे लोग ऐसे हुए, बहुत सारे विद्वान ऐसे हुए जिन्होंने कानून के ऊपर या विधि के ऊपर या न्याय शास्त्र से संबंधित बहुत सारी किताबें लिखी। कुछ किताबें, कुछ बुक्स इतनी ज्यादा ऑथेंटिकेट और इतनी ज्यादा नॉलेजेबल हैं कि सामान्यतः उन्हें विधि ही मान लिया गया। और जब विधि कहीं पर मौन हो, साइलेंट हो कहीं पर लॉ, तो विधि की व्याख्या के लिए उन किताबों को देखा जाता है। कुछ ऐसे विद्वान हुए हैं। तो जनरली साइंटिफिक जो कमेंट्रीज हैं, विधिवेत्ताओं के द्वारा लिखी गई जो किताबें हैं, वो भी विधि की श्रेणी में ही आती हैं या वो भी विधि का स्रोत हैं। तो आप लिखेंगे इसमें। अच्छा, मैं एक चीज मैं समझ नहीं पाता, आप लोग इतने मैसेज कैसे कर लेते हो? मैं उस पर देखता रहता हूँ, ये तो मैं अब देख पा रहा हूँ 2-3 दिन से, जब से मैंने ये लैपटॉप लिया है। रियली हम भी यही सोचते हैं, क्योंकि हम लिखने में ही रह जाते हैं, ये मैसेज लिख कैसे पाते हैं। इसका मतलब एक बात तो बिल्कुल जायज, पक्की है, जायज, और वो ये जायज बात है कि आप मेरी बातें नहीं सुन रहे होते, आप अपने मैसेजेस में, क्योंकि एक बार में एक ही काम हो सकता है, या तो आप मुझे गहराई से सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, या आप अपनी यहाँ पर परिचर्चा में व्यस्त रह सकते हैं। या तो परिचर्चा आप कर लें या मुझे सुन लें। तो मैं उन लोगों से यही कहना चाहूंगा कि परिचर्चाएं तो ये होती रहेंगी, सारी जिंदगी होती रहेंगी, लेकिन हो सकता है मुझे सुनने का मौका आपको फिर ना मिले। इसलिए
इन चीजों को ज्यादा जीवन में हमेशा चुनना एक सबसे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है, संदर्भ है लाइफ का। अगर आपने चुनने में ही गड़बड़ कर दी तो फिर ये मान लेना कि लाइफ परेशानियों से भरी ही रहेगी। क्या चुनते हैं, किस समय किस चीज को चुनने की जरूरत है, और हम क्या चीजें चुन रहे होते हैं, ये बड़ा जरूरी है लाइफ में। इस बात को समझने की बड़ी जरूरत पड़ेगी, आपको चाहिए, जरूरत समझना चाहिए इस चीज। कभी कभी हम लोग अनजाने में गलत चीजों का चुनाव कर बैठते हैं, और कभी कभी जानबूझकर गलत चीजों का चुनाव करते हैं। चाहे चुनाव जैसे भी हुआ हो, लेकिन अगर गलत चीज का चुनाव कर लिया है तो पनिशमेंट प्रकृति देगी ही, ये नेचर का नियम भी है। इसलिए चुनाव कम से कम सही करिए, क्योंकि एक तर्कपूर्ण व्यक्ति से यही उम्मीद की जाती है, एक रेशनल ह्यूमन बीइंग से, कि वो चुनाव अपना सही करे लाइफ में। चलिए खैर, तो जैसा आपको ठीक लगे। सर हम एक बात पूछना चाह रहे थे सर, जैसे जी। आपने बताया कि जो धर्म है वो कानून बनाने में मतलब हेल्प करता है, मतलब मदद करता है। अगर धर्म है तो कानून उसमें मतलब अच्छा बनेगा। लेकिन सर कहीं ना कहीं ये भी तो है कि अगर धर्म को अलग तरीके से लिया जाए तो ये एक परेशानी का कारण भी बन सकता है। हाँ बिल्कुल, देखो, कि आए दिन हाँ हाँ हाँ, मैं उसकी व्याख्या करता हूँ। हम लोगों ने पीछे विधि का एक मौलिक तत्व ये देखा कि विधि तर्कपूर्ण होनी चाहिए। देखा, जी सर। अगर धर्म की कोई वो मान्यता या कोई ऐसा रीति रिवाज जो तर्कपूर्ण नहीं है, वो विधि नहीं बन सकता। और अगर उसे विधि बनाने का प्रयास किया गया तो वो डिस्टॉर्शन लेके आएगा। जैसे एक एग्जाम्पल, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। क्या वो मुस्लिम लॉ का हिस्सा नहीं था? जी सर बिल्कुल था। बिल्कुल था। क्या वो अलग अलग देशों में समय के अलग अलग भागों में क्या चल नहीं रहा था एक परंपरा के रूप में? जी सर बहुत सालों से चल रहा था सर। सदियों से। और अलग अलग देशों ने उसे अलग अलग समय पर ही अपने यहां से हटाया। जब पर्सनल लॉ की डेफिनेशन सुप्रीम कोर्ट ने की, तब उसने तर्क के आधार पर की। जबकि सुप्रीम कोर्ट में जो वकील थे या इसके सपोर्ट वाले जो वकील थे, उन्होंने इसे रीति रिवाज का ही तर्क रखा उनके सामने कि ये ट्रेडिशन का भाग है। और जो मुस्लिम लॉ है या हदीत जिसके ऊपर मुस्लिम लॉ निर्भर करता है, ये उसमें इनहेरिटेड है। और इस्लाम का ये अनअलाइनेबल पार्ट है ट्रिपल तलाक। ये वो हिस्सा है जिससे इस्लाम को अलग नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये तर्कपूर्ण बात ही नहीं, इरेशनल है। और तर्कपूर्ण इसलिए नहीं है क्योंकि उन देशों में जहां इस्लाम की उत्पत्ति हुई वहीं से समाप्त कर दिया गया। सऊदी अरब में समाप्त कर दिया गया, इजिप्ट में समाप्त कर दिया गया, जॉर्डन में समाप्त कर दिया गया, जो कि आज भी पॉलिटिकल, जॉर्डन के जो किंग हैं वो आज भी राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। इस्लाम में खलीफा उन्हीं को माना जाता है आज भी, क्योंकि वो खलीफाओं के वंशज हैं, जॉर्डन के किंग्स। उन्होंने कहा वहां समाप्त कर दिया गया। जब वहां समाप्त कर दिया गया तो कैसे ये अनअलाइनेबल पार्ट है इस्लाम का? एक तर्क। दूसरा तर्क ये कि ये विधि के शासन की जो मूल बात है, समानता, राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, ये समानता का नियम उसी का उल्लंघन कर रहा है। तो न केवल ये मुस्लिम ट्रेडिशन का न तो ये हिस्सा है, और ऊपर से इसका मतलब ना तो ये रीति रिवाज का हिस्सा हुआ, और न ही ये आधुनिक स्तर पर अगर हम लोग विधि की व्याख्या करें तो न ही ये उसके सम्मत बैठता।
इसलिए उन्होंने नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। कुल मिलाकर रीति रिवाज वो जो कि तर्कपूर्ण नहीं है वो नल एंड वॉइड हो जाएंगे, अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे, या कानून में से उन्हें बाहर कर दिया जाएगा, विधि में से। ठीक है, तो इसलिए धर्म की वो बातें या रीति रिवाजों की वो बातें जो तर्कपूर्ण नहीं है, तर्क सम्मत नहीं है, वो अपने आप समाप्त हो जाएंगी। बहुत सारी हो गई हैं, आगे भी हो जाएंगी। जैसे हिंदुओं में बहुविवाह एक प्रचलित प्रथा थी, और कलकत्ता में तो ये हालत थी, जब राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज आंदोलन चलाया, विवाह को पत्नियों को संपत्ति माना जाने लगा, और जितनी ज्यादा पत्नियां, व्यक्ति का इतना स्टेटस उतना ही स्ट्रांग माना जाने लगा। ये माना जाने लगा वो व्यक्ति उतना ही मजबूत है समाज में। उन्होंने एक एग्जाम्पल भी लिखा, राजा राम मोहन रॉय ने अपनी पत्रिका में संवाद कौमुदी में उन्होंने लिखा, मैं एक मेरे मित्र हैं जो कि 61 वर्ष के हैं, उनकी उम्र 61 वर्ष है। हाल ही में उन्होंने अपनी 72वां विवाह किया, और उनकी जो 72वीं पत्नी है उसकी जो उम्र है वो 9 साल है। मेरे कहने का मतलब ये है कि हिंदुओं में ये बातें बहुत बड़े लेवल पर बहुपत्नी और ये सब चीजें थीं, लेकिन चूंकि ये व्यवस्था तर्कपूर्ण नहीं थी तो धीरे धीरे अपने आप समाप्त हो गई। जब समाज सुधार आए, सोशल रिफॉर्म्स आए, तो इन चीजों को अपने आप दूर कर दिया गया। राजपूतों में बच्चियों को पैदा होते ही मार देते थे, ये एक उनमें प्रथा थी, वो समाप्त हो गई। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसी बातें जो भले ही रीति रिवाज का हिस्सा हों, लेकिन वो तार्किक हों, रेशनल ना हो, तो वो या तो अपने आप समाप्त हो जाएंगी, या फिर उन्हें विधि बनाकर समाप्त कर दिया जाएगा। परंपरा केवल वही जीवित रहेगी जो कि तार्किक है, और जिसे, इसीलिए धर्म भी उन्हीं बातों को, सामान्यतः धर्म में वही बातें मानी भी जाती हैं जो कि रेशनल होती हैं, तार्किक होती हैं, या वे रीति रिवाज ही माने जाते हैं। धर्म उन्हीं को ऑथेंटिकेट करता है जो तार्किक होते हैं, बाकी नहीं। जैसे सभी धर्मों ने विवाह की संस्था को तार्किक बताया है, रेशनल है, सभी धर्मों में मिलती है, चाहे दुनिया के जितने भी धर्म हैं। क्यों? क्योंकि ये मानव के समुचित विकास के लिए या एक कंप्लीट ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है। क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग के लिए एक आवश्यक है, इसीलिए विवाह को धर्म ने मान्यता दे दी, और अब एक रीति रिवाज का हिस्सा बन गया। विवाह के रीति रिवाज से संबंधित वो कुछ नियम भी उसी तरीके के समाज द्वारा स्थापित कर लिए गए। इसीलिए चिर सम्मत से चले आने वाली प्रथा है, और चिर सम्मत से ही चलती रहेगी। लेकिन अब उसमें कुछ नए बदलाव भी देखने को मिले। जैसे पुराने समय में विवाह में महिला और पुरुष दोनों को समानता का दर्जा नहीं था। शुरुआत में तो समानता का था, लेकिन बाद में वो समानता का नहीं रहा। लेकिन अब फिर से समानता के दर्जे की बात हो रही है। तो जनरली ये है कि जो बेसिक रूल्स हैं वो तो सेम रहते हैं, लेकिन कुछ सब्सिडायरी जो नियम्स हैं, रूल्स हैं, वो चेंज होते रहते हैं लेकिन समाप्त नहीं होती वो चीजें। यही रूढ़िवाद का या कंजर्वेटिज्म का ये बेसिक विचार है, मूल आइडिया है। एडमंड बर्क, डेविड ह्यूम, उन्होंने सबने यही बातें रखी। तो ये रूढ़िवादी चिंतकों की एक विचारधारा है जो मैंने आपको बताई। तो आप इसे, मैं समझता हूं कि समझ में आ गई होगी बात। जी सर। ठीक है। अच्छा देखो, जैसे एक और एग्जांपल मुझे याद आया, उत्तराधिकार विधियां, हेरिटेंस जो लॉज हैं, उत्तराधिकार का नियम। पहले महिलाओं को उत्तराधिकार के नियम में किसी प्रकार का
भेदभाव था, उनको शामिल नहीं किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे उत्तराधिकार के नियम भी बदल रहे हैं, महिलाओं को भी अब अधिकार है उत्तराधिकार के नियमों में। तो चूंकि ये तार्किक है और धर्म इसको सहयोग करता है, धर्म कभी नहीं कहता कि महिला पुरुष से नीचे होती है या वो बराबर नहीं होती, वो कभी नहीं कहता धर्म। तो इसीलिए वो वो नियम जो तार्किक होंगे, वो रीति रिवाज जो तार्किक होंगे, रेशनल होंगे, वही विधियों के रूप में स्वीकार किए जाएंगे। जो अतार्किक होंगे वो विधियों के रूप में स्वीकार नहीं किए जाएंगे, बदल दिया जाएगा। चलिए वैज्ञानिक टीकाएं हम लोग देखते हैं। इसमें लिखना आप, सामान्यतः विभिन्न विद्वानों ने कुछ ऐसे विषयों के ऊपर अपने मत व्यक्त किए जहां विधि अस्पष्ट अथवा मौन रहती है, वेरियस एक्सपर्ट्स या वेरियस लॉ एक्सपर्ट्स, लीगल एक्सपर्ट्स told या define the various aspect of law where the law is not clear, उनकी यह व्याख्या, उनके द्वारा, ऐसा लिखिए, उनके द्वारा की गई विधि की यह व्याख्या इतनी तार्किक रही कि उसे स्वयं विधि के रूप में स्वीकार कर लिया गया, and their explanation of law अंग्रेजी वाले बताना, मैंने क्या बोला था, अंग्रेजी वाले बताना कहां तक लिख लिया था। सर हमने लिखा था वेरियस लीगल एक्सपर्ट्स डिफाइन द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लॉ वेयर द लॉ इज नॉट क्लियर। हाँ, ये लॉ इज साइलेंट। their explanation was so rational that now it considered as law. उदाहरण लिख लीजिए इनके। देखो, एक इंग्लैंड में दो लोग हुए, लीगल एक्सपर्ट हुए, एक का नाम था कोक, एक का नाम था ब्लैकस्टोन। कोक और ब्लैकस्टोन की जो लीगल डेफिनेशन है, उन जगहों पर जहां, क्योंकि इंग्लैंड में लिखित नियम कानून नहीं है, वही जो पार्लियामेंट कहती है वही लिखित मान लिया जाता है। तो ब्लैकस्टोन और कोक ने लॉ की ऐसी जगह पर इतनी तार्किक व्याख्या की कि जब कभी न्यायालय इंग्लैंड में किसी कानून की व्याख्या करते हैं राइट्स के लेवल पर, तब वो इनको भी बुक्स को वो देख लेते हैं, इनका संदर्भ लेते हैं। अमेरिका में केंट और स्टोरी, ये दो लोग हुए, इनकी व्याख्याएं बहुत चलती हैं। जैसे हमारे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स को, संविधान सभा की जो डिबेट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट जहां पर संविधान मौन हो, वहां उन डिबेट्स को आधार बनाता है अपने रूल का या अपने डिसीजंस का। क्यों? क्योंकि वहां से संविधान विशेषज्ञ या हमारे संविधान बनाने वाले क्या सोचते थे, इस बात का पता चलता है। मूल विचार क्या था उसके पीछे छिपा हुआ, ये पता चलता है।
तो ये वही टीकाएं हैं। तो लिख लेंगे, जैसे इंग्लैंड में कोक एवं ब्लैकस्टोन द्वारा रचित रचनाएं, कोक एवं ब्लैकस्टोन द्वारा रचित रचनाएं as the writings of Coke and Blackstone in England, अमेरिका में स्टोरी और केंट की रचनाएं as Kent and Story writings, stories STORY', stories writings in अमेरिका, तथा भारत में संविधान सभा की परिचर्चाएं एंड द कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट्स इन इंडिया, ठीक है। बहुत सारे लीगल एक्सपर्ट ने भी लिखा, जैसे मैं पढ़ रहा था ग्रेनविल ऑस्टिन को, तो ए कॉर्नरस्टोन ऑफ द नेशन, उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर एक कमेंट्री लिखी, तो वो एक बहुत मान्यता प्राप्त एक किताब है। आइवर जेनिंग्स ने लिखी है द फेडरल स्ट्रक्चर इन इंडिया, वो एक बहुत मान्यता प्राप्त किताब है। तो जहां पर भी मौन हो, इस तरीके की रचनाओं को शामिल कर लिया जाता है। नेक्स्ट लिखना है इसमें न्याय निर्णय। न्याय निर्णय जो हॉलैंड ने बताए, न्याय निर्णय, या इसे अंग्रेजी में कहते हैं एडजुडिकेशन। ठीक है, देखो अधिकांश देशों में जहां रूल ऑफ लॉ है, वहां न्यायपालिका होगी ही, क्योंकि विधि का शासन क्या है ये न्यायपालिका ही बताएगी। तो जब न्यायपालिका विधि की व्याख्या करे, तब उसके द्वारा की गई व्याख्या भी विधि का ही भार लेके रखती है, या विधि की ही बराबर उसको मान्यता प्राप्त होती है। इसीलिए प्रेसिडेंट्स जो कि अपने न्याय निर्णयों के रूप में दिए गए थे, उन प्रेसिडेंट्स को शामिल करते हुए आगे की विधि बना ली जाती है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन है, उन्हें आप लोग केस लॉज के नाम से जानते हो। केस लॉ माने विधि, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब व्याख्या की विधि की, संविधान की व्याख्या की या विधि के संदर्भ में व्याख्या की, तब एक नई विधि का जन्म हुआ, एक नई व्याख्या का जन्म हुआ। उस नई व्याख्या का जो भार होगा वो विधि के बराबर ही होगा, और इसीलिए उसे विधि के समान ही मान्यता दी जाती है। इसीलिए आप केसेस को केस लॉ कहते हैं। मैंने एक बार सर के यहाँ पूछ लिया था ये बच्चों से कि केस लॉ किसे कहते हैं, पता ही नहीं था उन्हें केस लॉ किसे कहते हैं, केस लॉ होते क्या है। केस लॉ करते तो रहते हैं, लेकिन पता होता था नहीं। चलिए जी। तो फिर जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दे और वो केस लॉ बन जाए, तो उनको एज ए लॉ केस वही बन जाता है, वो जो जजमेंट देता है। जी सर, उनको एज ए प्रेसिडेंट इसीलिए फॉलो किया जाता है क्योंकि वो एक लॉ की तरह ही माने जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जब सुप्रीम कोर्ट अभी देखेंगे हम लोग, उसमें हम लोग करेंगे। कोर्ट ऑन रिकॉर्ड यहीं से आएगा, विधि के शासन से ही जुड़ा हुआ है कोर्ट ऑन रिकॉर्ड, आर्टिकल 137 शायद 128 है। चलिए खैर देखते हैं। तो आप इसमें लिखना अधिकांश देशों में, या अधिकांश देशों में क्या, ऐसा लिखिए विभिन्न देशों में जहां विधि का शासन व्याप्त है, जहां विधि का शासन व्याप्त है,
विधि की व्याख्या का अधिकार न्यायपालिका को है। विधि की व्याख्या का अधिकार न्यायपालिका को है। एज इन दोज states where rule of law is prevailed, the final right to define the law is with the judiciary. जब न्यायपालिका कानून की या विधि की व्याख्या करते समय नए सिद्धांतों को प्रस्तुत करे तब ये नए सिद्धांत स्वयं में विधि बन जाते हैं। When judiciary define the law, then the hidden concept in the law also became a law. इस प्रकार न्यायालय द्वारा किए निर्णय स्वयं विधि का भार रखते हैं। न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय स्वयं विधि का भार रखते हैं। एंड सो द डिसीजन given by judiciary has equal weightage as the law। ठीक है, एक उन्होंने ये बताया। नेक्स्ट इसमें लिखिए, पांचवा होगा शायद, ये पांचवा है या छठा है? पांचवा है। सर जी सर, क्या पार्लियामेंट अमेंडमेंट कर सकते हैं ये जो लॉ जो जुडिशरी बनाती है? आगे आएगा सर, कर सकती है ना? आगे आएगा, मैं ये कह रहा हूँ। ओके सर। पार्लियामेंट क्यों करेगी अमेंडमेंट? अभी आप ना लक्ष्मीकांत में अटके हुए हो। समस्या केवल ये है, अभ्युदय वाले स्टूडेंट्स के सामने सबसे बड़ी खतरनाक स्थिति जो मैं वहां देखता हूँ, मुझे हंसी आती है। नहीं सर, मेरे पास नहीं, आपके लिए नहीं, आपके लिए ये नहीं है मेरे शब्द जनरल एक स्टूडेंट्स के लिए हैं। जैसे मैं देखता हूँ सामान्य स्टूडेंट्स को, यूपीएससी की बात हो तो एम लक्ष्मीकांत, जबकि सच ये है कि वो वहां खत्म हो जाती है किताब जहां से एग्जाम शुरू होता है। और हालात ये हैं हमारी पढ़ाई के कि हम एम लक्ष्मीकांत तक भी नहीं पहुंच पाते, उसको भी ठीक से नहीं पढ़ पाते, और पढ़ नहीं पाते लोग, पढ़ा नहीं पाते। आप क्या पढ़ेंगे? आपको पढ़ाया भी तो जाना चाहिए ना। लोगों में ये भी हिम्मत नहीं होती कि वो उस लेवल पे भी पढ़ा पाए। जैसे मैं वही पॉलिटी की कल बात थी, तो सर पूछ रहे थे, तो सब इस अभ्युदय के स्टूडेंट ने, मतलब मैक्सिमम लोगों ने वहां ये कहा कि सर बहुत अच्छा उन्होंने पढ़ाया। तो मैंने किसी स्टूडेंट से पूछा, मैंने कहा कोर्ट ऑन रिकॉर्ड उन्होंने पढ़ाया? उन्होंने कहा हाँ सर पढ़ाया।
मैंने कहा ये बताया क्यों होता है सुप्रीम कोर्ट कॉट ऑन रिकॉर्ड? उन्होंने केवल मतलब क्या किया उन्होंने कि केवल नॉर्मल उन्होंने स्ट्रक्चर जो कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशरी की है वो बता रहे हैं, जैसा कि किताबों में लिखी रहती है। 123 ये कहेगा, 124 ये कहेगा, 125 ने ये कह दिया, आर्टिकल जनरली वाइज। लेकिन वो आर्टिकल क्यों है, क्या है, उसका मतलब क्या है, ये एनालिसिस वहां नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो इसीलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वो एग्जाम को ना बहुत कम आंक लेते हैं, वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाते। और उनकी भी कमी नहीं है, जो उन्हें गाइड करने वाले हैं सबसे ज्यादा कमी उनकी है, क्योंकि उनको खुद बहुत ज्यादा नहीं आता। और हम लोगों को, क्योंकि हम लोगों को नहीं आता, मुझे ही नहीं आता, तो मैं आपको क्या दूंगा? जब मेरे पास ही नहीं है तो मैं आपको क्या दे दूंगा? मेरे पास होगा तभी तो मैं आपको दूंगा। तो एक ये भी बात है। अब आपको पता नहीं है कि मैं खाली हूं, आपको कैसे पता चले कि मेरे पास कुछ है? मैं आपको पता ही नहीं चलने दूंगा। इसलिए आप भी इस इल्यूजन में रहेंगे, इस भ्रम में रहेंगे कि मेरे पास तो बहुत कुछ है। क्यों? क्योंकि आपको नहीं आता। आपका लेवल यहाँ, मेरा लेवल यहाँ। तो आपको तो केवल ये लगता रहेगा कि हाँ ये जो सर है ये बहुत होशियार है, क्या बात है, मजा आ रहा है, ये यूपीएससी क्लियर कराएगा। जबकि जो सर है वो तो यूपीएससी से बहुत नीचे रह गया, वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाया, तो आपको कैसे ले जाएगा वहां तक? मेरे मोरल ऑफ द स्टोरी कि वो जो लेवल है वो नहीं आ पाएगा, आप लोग पीछे रह जाते हो। इसीलिए मैं हमेशा यही कहूंगा कि आप अपनी तैयारी को क्लासेस से, कोचिंग से हमेशा आगे रख के चलना। कोई भी कोचिंग, कोई भी क्लास वहां खत्म हो जाती है जहां से एग्जाम शुरू भी नहीं होता। मेरे इस वर्ड को याद रखना हमेशा। सभी लोग, कोई एक नहीं। इसीलिए कोचिंग के ऊपर ही मत निर्भर रहना अगर आपको कामयाब होना है तो। व्यक्तिगत एफर्ट सबसे बड़े होते हैं, पर्सनल एफर्ट्स। व्यक्तिगत स्तर पर आप मेहनत करते रहें, कोचिंग को, क्लासेस को अपने सहयोगी के रूप में इस्तेमाल करें, तो सबसे बेहतर रिजल्ट आते हैं। लोग अपने ऊपर निर्भर बनाने का प्रयास करते हैं लोगों को, स्टूडेंट्स को टीचर अपने ऊपर निर्भर बनाने का प्रयास करेगा। क्यों? क्योंकि अगर वो आपको, मैं अगर आपको अपने ऊपर निर्भर ना बना लूं, मतलब मेरा ये प्रयास होगा कि आप मेरे ऊपर निर्भर हो जाएं, तभी तो आप मुझे पैसे देंगे। कोचिंग इंस्टीट्यूट का यही प्रयास होता है हमेशा। मैंने पढ़ाया है, मैंने वहां देखा है, मैं उनको बहुत अच्छे से समझता हूँ, जानता हूँ, इसीलिए छोड़ के आया। नहीं, मुझे अगर पैसा कमाना होता तो मेरे लिए तो वो बहुत बेस्ट जगह थी, बहुत ज्यादा फाइनेस्ट प्लेस था पैसे के मामले में। घंटे के हिसाब से पेमेंट होता है, और चाहे हर हफ्ते ले लीजिए, चाहे हर महीने ले लीजिए, लेकिन लूटा जाता है साफ तौर पर। मैं इस लूट का हिस्सेदार नहीं बन सकता, क्योंकि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कम से कम जब मरूं, कम से कम ये तो रहे कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया जिंदगी में, इस बात की संतुष्टि होनी चाहिए। तो मैं आपको फिर इसलिए बोल रहा हूं कि वहां निर्भर मत रहना जहां, उस जगहों पर सब कोचिंग, अपने पर्सनल एफर्ट्स के ऊपर हमेशा रिलाई करना, बहुत ज्यादा नहीं। कोचिंग जरूरी होता है, मैं ये नहीं कह रहा वो जरूरी नहीं होता है। गाइडेंस जरूरी होता है, मैं ये नहीं कह रहा वो जरूरी नहीं होता, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए आपको कुछ चाहिए होता है, आप तभी आगे बढ़ सकते हो अपने। लेकिन वहां रुकना मत कभी भी। अगर वहां रुक गए या वहां निर्भरता आ गई तो फिर मामला खत्म होगा। चलिए खैर, विधि इसके आगे आएगा, हम लोग विधि को देखेंगे। जैसे आपने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कैसे कर सकती है पार्लियामेंट, तो विधि निर्माण तो हॉलैंड 5वां भाग बताते हैं विधि का।
लॉ का एक पांचवा हिस्सा है जो विधि निर्माण है, जो कि हमें संसद बनाए या कोई राजा बनाए या किसी ने भी कोई विधि निर्माण की, ये विधि का पांचवा भाग है। बाकी के इससे अलग है। संसद तभी उसमें अमेंडमेंट कर सकती है, विधि निर्माण में तभी अमेंडमेंट कर सकती है जब ये बाकी के जो चार एस्पेक्ट हैं उस अमेंडमेंट को, उस संशोधन को सही तरीके से फॉलो कर पा रहे हो या उसको मान्यता दे रहे हो कि हाँ ठीक है, ये जो आप अमेंडमेंट कर रहे हो ये ठीक है। पांचों ऊपर के चारों पांचों कैसे, जुडिशरी कहे हाँ ठीक है, तार्किक है, रेशनल है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है, तब कर सकती है। क्योंकि अगर संसद ने विधि निर्माण किया जो संविधान की मूल भावना के विपरीत है, जुडिशरी उसे नल एंड वाइड कर देगी। ठीक है। दूसरी बात, अगर विधि संसद ने कोई ऐसी बनाई जो रीति रिवाजों के विपरीत है और अतार्किक है, तब उसे समाज स्वीकार नहीं करेगा। और मैंने बताया कि विधि वही है जिसे लोग स्वीकार करें। चौथी चीज, इसमें विधि निर्माण में परंपराएं, रीति रिवाज, वैज्ञानिक टीकाएं, ये सब भी आ जाती हैं। तो फाइनली तर्क और बाकी के जो ऊपर के एस्पेक्ट हैं उनकी वो भी विधि निर्माण में शामिल होने चाहिए, तभी वो ऑथेंटिकेट मानी जा सकती है, तभी उसे पार्लियामेंट कर सकती है। अदरवाइज तो पार्लियामेंट भी अगर उसे कर देगी तो भी कोई फायदा होगा नहीं, वो चलेगी नहीं। नेक्स्ट आप इसमें लिखना साम्यता, इक्विटी। जो पांचवा आधार उन्होंने बताया वो इक्विटी को बताया, साम्यता को बताया। साम्यता का मतलब क्या है यहाँ पे? देखो, न्याय करने का काम न्यायाधीश करता है। किसी के साथ अगर अन्याय हुआ तो विधान में या विधि में क्षतिपूर्ति की व्यवस्था होगी कि जिस व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ उसको उसी अनुपात में क्षतिपूर्ति उसकी कर दी जाए, तो न्याय हो गया। लेकिन न्यायालय कभी कभी न्याय करते समय तार्किक आधार पर उस क्षतिपूर्ति का निर्धारण करते हैं कि किस व्यक्ति को कितना मिलना चाहिए या उसकी क्षति कितनी हुई, उसको सहायता कितनी मिलनी चाहिए, ये वो निर्धारित करते हैं। और जब इस बात को वो निर्धारित करते हैं तब वो साम्यता के सिद्धांत को लागू करते हैं, इक्विटी के सिद्धांत को लागू करते हैं। कैसे? जिस व्यक्ति की जितनी क्षति हुई है उसको उसी अनुपात में उसकी क्षतिपूर्ति कर दी जाए, भले ही उस क्षतिपूर्ति की व्याख्या या उस प्रक्रिया की व्याख्या विधि में हो या ना हो। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने, जैसे सऊदी अरेबिया में या बहुत सारी जगहों पर, किसी परिवार में एक ही व्यक्ति था कमाने वाला और उसकी किसी प्राकृतिक कारण से या किसी आपदा से उसकी मृत्यु हो गई। अब उसके परिवार को खिलाने वाला कोई नहीं है। तब साम्यता का सिद्धांत ये कहता है कि राज्य को उसके परिवार की देखरेख के लिए उसी अनुपात में जो सहायता है वो देनी चाहिए जिस अनुपात में उसकी क्षति हुई। इसलिए साम्यता का सिद्धांत क्षतिपूर्ति में लागू होता है, सहायता में लागू होता है। जहां राज्य या विधि मौन हो क्षतिपूर्ति करने के लिए या साम्यता की व्यवस्था करने के लिए, वहां पर न्यायाधीश इस काम को कर सकते हैं। जैसे मुझे ये बताइए कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपने पढ़ा होगा। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में साम्यता का नियम लागू होता है? नहीं? जी सर, लागू होता है। लॉ वाले? जी सर, मैं भी लॉ ही कर रही हूँ। यस सर। नहीं, कोई और मतलब किस किस को ये पता है कि साम्यता का नियम इक्विटी लॉ लागू होता है वहां पे, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में?
सर हमें नहीं पता क्योंकि हमने लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा नहीं है। अच्छा, चलिए। हर्ष, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है? सर अभी पढ़ रहा है। सर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो शुरू हो चुका है क्लास में, सर भी पढ़ा रहे हैं। हर्ष, हर्ष कहाँ है? हर्ष गायब। साम्यता का नियम लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में लागू होता है, ठीक है। चलो इसको यहाँ तक रख लेते हैं, कल